1908 से लेकर 1915 तक कोई नामलेवा भी नहीं था। कभी किसी एग्जाम में 8 से 15 के बीच किसी बैठक या किसी डिसीजन के ऊपर सवाल डायरेक्ट नहीं पूछे गए, इनडायरेक्ट एक दो महत्वपूर्ण चीज है। जैसे 1911 में पहली बार जो है राष्ट्रगान जो है हमारा गाया गया था कांग्रेस की बैठक में। तो ऐसे सवाल कभी कभी पूछे जाते हैं। कब था वो? या पटना में भी इसी बीच में बैठक हुई थी कि बीपीएससी के एग्जाम में पूछ लेता है कि बैठक ये कब होती, स्टेट वाले अपना पूछ लेते हैं अपना अपना निकाल करके। बट नॉर्मली जब आप पढ़ोगे ना तो उसमें आपको नहीं मिलेगा। ये मेजर डेवलपमेंट हुआ 8 से 15 के बीच में। ठीक है। ऐसे करके कांग्रेस की कहानी आगे चली जाएगी। 85 से 15 तक हम लोग कांग्रेस को लेकर के आए हैं। ऐसे ही फ्लो में जो है धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब जो बचे हुए पॉइंट्स है उसको जरा एक्सप्लेन कर लें हम। यहाँ जरा हम एक पॉइंट और ऐड कर लेंगे, अध्यक्ष को लेकर टकराव। अध्यक्ष को लेकर टकराव, एक पॉइंट आप यहाँ और ऐड कर लेंगे। एक्सप्लेन करो इसको, लिखो। लिखो 1906 एवं 1907, 1906 एवं 1907 में कांग्रेस की बैठक के दौरान अध्यक्ष पद को लेकर के विवाद हुआ। इसको टेबल में मत लिखिएगा, इसको पूरा पैराग्राफ में लिखेंगे, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हुआ। देखो 1906 में गर्मदलीय नेतृत्व तिलक या लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन निर्दलीय नेतृत्व ने चालाकी से दादा भाई नौरोजी का नाम प्रस्तावित किया। नौरोजी की प्रतिष्ठा के कारण नौरोजी की प्रतिष्ठा के कारण गर्मदलीय नेताओं ने पद के लिए दावेदारी नहीं की। पद के लिए दावेदारी नहीं की। ठीक है। प्रतिष्ठा के कारण इन्होंने पद के लिए दावेदारी नहीं की। इसी में लिखो 1906 में यह निर्धारित हुआ 1906 में ही यह निर्धारित हुआ कि अगली बैठक नागपुर में होगी। लेकिन फिरोज शाह मेहता के प्रयासों से बैठक स्थल को सूरत स्थानांतरित किया गया। ठीक है। अगला पॉइंट लिखो 1907 में, लास्ट पॉइंट लिखवा रहा हूं मैं, इसको भी पैराग्राफ में ही लिखना। 1907 में सूरत में अध्यक्ष पद को लेकर पुनः विवाद हुआ। हालांकि लाजपत राय ने तनाव को कम करने के लिए दावेदारी वापस ली। फिर भी 1906 में पारित प्रस्तावों को लेकर तनाव बना रहा। अंततः
अंततः इसका परिणाम कांग्रेस में विभाजन के रूप में हुआ। पूरी घटना बता ही दी थी मैंने आपको, यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना। 1907 में जो कांग्रेस अध्यक्ष थे वो थे रास बिहारी घोष। आज हम लोग बात करेंगे रास बिहारी बोस की भी, वो क्रांतिकारी हैं। ठीक है, अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। ब्रैकेट में ये भी लिखना 1908 में इलाहाबाद में कांग्रेस की विशेष बैठक इसमें अप्रत्यक्ष तौर पर गर्मदलीय नेताओं को कांग्रेस से निष्कासित किया गया। इसको फिरोज शाह मेहता की बैठक भी कहा जाता है, उन्हीं के प्रयासों से ये सब हुआ था। कहा जाता है कि ये स्पेशल बैठक थी, फिरोज शाह मेहता की बैठक थी। कई बार आलोचक इस तरीके के शब्द भी यूज करते हैं। उसमें नियम बना दिया गया था कि भाई जो 3 साल पुरानी संस्था नहीं है उसके लोग अब कांग्रेस में नहीं आ पाएंगे। ठीक है, इस तरीके का अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट नहीं कहा गया, डायरेक्ट गर्मदली नेता ही थे उसमें। ठीक है, और लिखें 1908 में ही मद्रास में वार्षिक बैठक। ठीक है, और अध्यक्ष भी वही है रास बिहारी घोष। क्योंकि 7 वाले बैठक को स्थगित करना पड़ा था, वो पूरा हो नहीं पाया था, प्रस्ताव वगैरह कुछ पूरे पारित हो नहीं पाए थे, हंगामा हो गया था, बीच में रोकना पड़ा था। तिलक ने वहाँ बड़ी कोशिश की थी, नरम के तरफ से गोपाल कृष्ण गोखले ने, तिलक ने माफ़ी भी मांगी थी सभी नेताओं से कि जो कुछ भी हुआ खेद है, हम यदि टूट जाएंगे तो फिर वो सरकार को फ़ायदा मिल जाएगा। कहा जाता है कि तिलक इस बात को समझ रहे थे, उन्होंने माफ़ी मांगी थी नेताओं से कि भाई जो भी हुआ गलत है, और गोखले ने भी कुछ प्रयास किया। बस फिरोज शाह मेहता एकदम अड़े हुए थे कि नहीं भाई, इसको तो गर्मदलियों को तो रखना नहीं है अपने साथ, है ना, वरना जो कांग्रेस है उसे नुकसान हो जाएगा, सरकार जो कुछ भी देने वाली है। तो कभी कभी ना ऐसे देखो, आलोचना करने वाले कहते हैं कि देखो शुरुआती दौर में कांग्रेस का कोई बेस ज़्यादा नहीं था, उस तरीके की गुटबंदी की बात भी होती है उसमें। ठीक है, कई बार जैसे इग्नोर गुट है, महिला गुट है, तो इसी तरह करके बहुत सारे गुट है कांग्रेस में जो उभर करके आए थे इस समय। ठीक है, तो नरम दल गरम दल कैसे विभाजन तक गया, कोई सवाल है आपका? कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। गरम दलीय नेताओं की राजनीति की बेहतरीन अभिव्यक्ति स्वदेशी आंदोलन में हुई। ठीक है, इस कथन से आप कहाँ तक सहमत है, ये क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चंस है। जैसे कि गर्मदलीय नेताओं का जो पूरा कैरियर है 5 से 19, तो ये माना गया कि स्वदेशी आंदोलन जो है सबसे बढ़िया उनकी सोच को अभिव्यक्त करता है। ठीक है, कहाँ तक सहमत है, मान लो ये सवाल पूछा गया, तो आप जैसे जितने भी पॉइंट्स आप नेचर हैं, एक एक पॉइंट्स को आप उठा करके देते जाइए। आप देखिए कि पहली बार गर्मदली चाहते थे कि देशव्यापी आंदोलन हो। पहली बार वो आंदोलन कब हुआ देशव्यापी? स्वदेशी आंदोलन। गर्मदली चाहते थे कि राजनीति केवल बंद कमरे में ना हो बल्कि उसमें आम लोग और युवाओं की भागीदारी हो। पहली बार ऐसा बड़े लेबर मूवमेंट कब हुआ? स्वदेशी आंदोलन में। कि गर्मदली चाहते थे कि नहीं, केवल हम भीख ना मांगे बल्कि हमारा हक है और सरकार पर दबाव। पहली बार देशव्यापी दबाव कहाँ बना? तो स्वदेशी आंदोलन में। कोई भी क्वेश्चन सामने आएगा तो सबसे पहले जो आप जानते हैं सब इंफॉर्मेशन को रिकॉल करिएगा कि हम क्या क्या जानते हैं इसके बारे में, और इसमें से कौन कौन सी बातें यूज हो सकती हैं। तो पहले तो समर्थन में बता दीजिए कि कह रहा कहाँ तक सहमत है।
तो इसमें बताइएगा कि ठीक है, लेकिन इसका आधार गर्मदली नेताओं ने धीरे धीरे ही सही 1880 और 90 के दशक में तैयार करना, एकदम से नहीं कह सकते कि पहली बार सब कुछ हुआ। गॉट इट? बात समझ में आ रही है ना? कहाँ तक सहमत है? यानी थोड़ा ऑप्शन है कुछ और बात रखने का? तो वो हद तक, बहुत अधिक सीमा तक सहमत दिखानी नहीं है आपको इस सवाल में। तो फीचर की बातों को बता देना, जितने आपको मेन मेन विशेषताएं दिख रही हैं, इसका आधार आप देखो, लाजपत राय, तिलक, अरविंद घोष वगैरह पहले तैयार। और ये जो है और परिपक्व रूप में, कुछ मामलों में थोड़ा और परिपक्व रूप में होम रूल आंदोलन या कुछ गतिविधियों में आगे भी दिखाई। कभी भी एब्सोल्यूट तो होता ही नहीं है, ये कड़ी बनाई जाती है आंसर्स की। ठीक है, कोई भी सवाल जिस टॉपिक को आप पढ़ते हुए आए, कभी भी ना जैसे मन में आता है इसका आंसर क्या करें, जितना आपको टॉपिक में बता रहा हूं, आप एक किताब पढ़ो या 10 किताब पढ़ो मॉडर्न इंडिया में, फैक्ट या आयाम, कॉन्सेप्ट या आयाम नहीं बदलने जा रहे हैं उसके, थोड़े बहुत फैक्ट के अंतर होते हैं, फैक्ट्स के। अब कोई भी आंसर होगा जो आप जानते हैं, उसी से आपको आंसर जनरेट करना है, निकालना है। बस क्वेश्चंस की जो कीवर्ड्स होते हैं, जो डिमांड होता है क्वेश्चंस का, तो अलग अलग सेशंस भी हो रहा है आपका, कैसे कीवर्ड्स को पहचाने, क्वेश्चंस को ब्रेक करें आप। जो पूछा जाए ना, उसको अपने कंटेंट से जोड़िए कि आप क्या जानते हैं उसके बारे में। ठीक है, हिस्ट्री में चीज़ें बदलनी नहीं है। दो तरीके से इतिहास होता है, एक होता है लोग याद करते हुए समझते हैं। जिन लोगों के लिए इतिहास बहुत सरल है, वो इन्हीं के लिए, उनको पता है कि 10 ही घटना पढ़ना है, कुछ भी पूछे इन्हीं 10 घटनाओं को घुमा फिरा करके आंसर्स में यूज करना है। तो ये जो लिंक होता है, जिसको हम एप्लीकेशन कहते हैं बार बार, ठीक है, गॉट इट? तो याद करना और अप्लाई करना दोनों में ध्यान रखिएगा हमेशा। कोई सवाल, कोई क्वेश्चन यहां तक? किसी का सवाल है कि इसका इंट्रो कैसे देंगे? मैं बताऊंगा इसका इंट्रो, रुक जाओ अभी। थोड़ा अलग से बात कर लेंगे हम इकट्ठे, अभी हम रुक जाओ, थोड़ा सा टॉपिक पूरा करा लेते हैं। जैसे इंट्रो के बारे में आप क्या जानते हैं, आपको बताया जाएगा इंट्रो कैसे दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, कोई बताएगा? जैसे इंट्रो में क्या ध्यान रखना होता है? इतिहास को हम पुरानी बातों से जोड़ करके लिखने की शुरुआत करें, हम कोई कह रहा है, दिव्या है, पीछे की घटनाओं से जोड़कर हम शुरुआत कर सकते हैं, थोड़ी पृष्ठभूमि से चीजों को उठा सकते हैं। भूमिका में जो पूछा जा रहा है उसी से बातचीत करें तो ज़्यादा बेहतर है। एक सजेशन ये भी आया है। और कोई कुछ बताना चाहेगा? मतलब जो हम लिखने जा रहे हैं इंट्रो में, उसका हम एक कंप्लीट संक्षिप्त में विवरण दे दें, जिससे एग्जामर को पता चल जाए कि आगे हम क्या लिखने जा रहे हैं। तो जो तीनों बातें जो आई है ना, वो तीनों करेक्ट हैं। और किसी ने एक बात और ऐड किया, कभी हो सकता है कि स्वदेशी आंदोलन से आप क्या समझते हैं, तो यही इंट्रो हो गया। इसमें तो कुछ और इंट्रो हो ही नहीं सकता कि आपको बताना पड़ेगा कि हम क्या समझते हैं। गॉट इट? तो जब भी आंसर की शुरुआत हमने कभी बताया था, शायद आपको याद होगा कि हमने कहा था आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो। क्वेश्चंस के दो तीन अलग अलग संदर्भ होते हैं। जैसे अपने मूवमेंट की बात हो रही है, जैसे होता है ना कि हम गाड़ी ड्राइव करते हैं, इंट्रो के देखो कई मॉडल हैं। जब कार या बाइक हम कोई भी ड्राइव करते हैं तो पहले गियर से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट है। और इसमें अलग अलग तरीके के मॉडल चल रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि फिक्स मॉडल है कि एक ही तरीके का मॉडल है। लेकिन आप क्वेश्चंस को ही, कीवर्ड्स को ही यदि आप इंट्रो में रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा।
जैसे किसी ने एक सवाल पूछा कि स्वदेशी आंदोलन में उनकी जो महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति हो, तो हम कह सकते हैं इंट्रो का एक तरीका होता है, बहुत सिंपल तरीका होता है। यदि सकारात्मक है तो पहला लाइन महत्व से शुरू करें। ठीक है, एक लाइन महत्व पे दे के क्वेश्चंस पे आ जाएं कि भाई स्वदेशी आंदोलन जो है राष्ट्रीय आंदोलन में एक मील का पत्थर है, और निश्चित तौर पर इस आंदोलन में गर्म दलीय नेताओं की अहम भूमिका। अब कभी भी एक तरीका ये आजमा के देखिए कि यदि अपने लोगों के कंट्रीब्यूशन पे सवाल पूछा जा रहा है तो पहला रेंज जैसे आप इंपॉर्टेंस से शुरू करेंगे तो बड़ा सहज महसूस करेंगे उसको स्टार्ट करने। ये भी एक तरीका है। हमने केवल 7-8 शब्द खर्च किया और सीधे क्वेश्चंस पे आ गए। आपने जो बताया कि, जो कंप्लीट एक ब्रीफ कर दिया जाए कि 250 शब्द के सवाल हो तो थोड़ा ठीक रहेगा, इसमें आप थोड़ा स्पेस ले सकते हैं। 150 शब्दों के सवाल में आप दोबारा से इंट्रोड्यूस करेंगे 25-30 शब्द खर्च करके, वो ठीक नहीं होगा। क्योंकि देखो कई बार हम 250 भी ना दें डिटेल इंट्रो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जो मॉडल चल रहा है, जितना मैं देख रहा हूँ, जितना मैं गाइड कर रहा हूँ, जिसमें अच्छे नंबर आ रहे हैं, इसमें यही देख रहा हूँ कि जो पूछा जाए वो ठीक से आंसर्स में आया है कि नहीं। ठीक है, इंट्रो से ज़्यादा बॉडी और कंक्लूजन। इंट्रो को मैं मानता हूँ बस गाड़ी को पहली गियर में डाल दीजिए आप। ठीक है, और नहीं समझ में आए तो आप सीधे भी कह सकते हैं कि भाई स्वदेशी आंदोलन जो है निम्नलिखित कारणों से गर्मदली नेतृत्व की सशक्त अभिव्यक्ति के रूप में इसे हम देख सकते हैं। महज एक लाइन से अभी आपका बहुत बदलाव नहीं हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि आप लिखना बॉडी बहुत ज़रूरी होता है जब हम राइटिंग करते हैं तो, बट स्टार्ट में एक होता है कवर, वो दीजिए, उस पर बात करिए। तो महत्व एक तरीका होता है स्टार्ट करने का, बैकग्राउंड इंट्रो का एक तरीका होता है। भाई 85 में कांग्रेस की स्थापना के पश्चात राष्ट्रीय चेतना जो अंगड़ाई लेने लगी, ठीक है, वो पहली बार स्वदेशी आंदोलन के साथ करवट बदलती हुई थी। कोई शब्दों से खेल सकता है तो शब्दों से खेले, मैं तो बहुत सिंपलीफाई ही कंक्लूजन देता हूँ। जैसे हमने एक बैकग्राउंड वाला इंट्रो दिया आपको, 85 में कांग्रेस की स्थापना के साथ दूसरा इंट्रो भी मैंने अभी आपको बताया। बात समझ में आ रही है सभी को? एक इंट्रो हमने महत्व से शुरुआत की, एक इंट्रो हमने बैकग्राउंड से शुरुआत की। ठीक है, एक जो तीसरा जो मैं सजेशन देता हूँ जो क्वेश्चंस में है ना, वो राष्ट्रीय आंदोलन है, स्वदेशी आंदोलन है, गर्म दल है। जब भी क्वेश्चंस को देखोगे तो उसके कई संदर्भ आपको दिख जाएंगे। याद है आपको, हमने विस्तार में भी बताया था, जैसे मान लो पलासी है, ब्रिटिश विस्तार है, साम्राज्यवाद है, बंगाल है। तो 3 संदर्भ हैं हमारे पास, गॉट इट? बैकग्राउंड से उठाने का मौका है हमारे पास, छोटा रखना है। ठीक है, मैं अभी सजेशन नहीं दे रहा हूँ कि आप उस पर बहुत सारी बातें बताइए। बेटर होगा कि बॉडी के थ्रू आप आंसर्स को बताते चले जाइए आप, और कंक्लूजन में अपनी बात को थोड़ा ठीक से कंक्लूड करिए आप। ठीक है, हर तरह के ओपिनियन आते हैं, कोई यूनिफॉर्म ओपिनियन तो है नहीं। तो मैंने किस 3 मॉडल की बात की? एक, बैकग्राउंड से उठा सकते हैं बहुत संक्षिप्त, बट पहले लाइन में टॉपिक आना चाहिए, टॉपिक छोड़ना नहीं है हमें, कट की बात नहीं करेंगे हम। ठीक है, महत्व से शुरू कर सकते हैं हम। ठीक है, या फिर क्वेश्चंस के 3 अलग अलग संदर्भ, हमेशा संदर्भ रहेगा। जब भी क्वेश्चन पढ़ोगे ना दिख जाएगा आपको, अच्छा ये है ये है। भाई राष्ट्रीय आंदोलन की धारा में गर्म दल का अपना विशिष्ट स्थान है, और जो अब तक गर्मदली विशेषताएं क्षेत्रीय आधार पर थी, पहली बार उसकी सशक्त अभिव्यक्ति स्वदेशी आंदोलन में 25 शब्द खर्च हो ही गए इसमें भी। देखो वो तो अभ्यास से आता है, हम तो देखो ट्रेनर हैं। हम जब राइटिंग के तौर पे अभ्यास करते हैं तो मेंटली उस तरीके से हम अपने आप को ढाल लेते हैं कि मुझे यहाँ पे रोक देना है। ध्यान रहेगा सभी को? क्लियर है तस्वीर? यस और नो? 3 बातें हमने बताई इंट्रो में। आगे बढ़े? और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन लिखो जरा इस पे।
पहला क्वेश्चन लिखो, 1907 में कांग्रेस में विभाजन के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, सिंपल सवाल है, पूरी सारी बातें आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन लिखो, नरमदलीय नेताओं के मध्य मतभेद के प्रमुख बिंदुओं को बताएं। ठीक है, ये मॉडल जो हमने अभी बताया है, ये व्यक्तित्व को भी हैंडल करने में बड़ा हेल्प करेगा। जैसे मान लो हमने इसमें ले लिया सपोज दैट बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, यदि सारी बातों को तिलक पे रख दें तो सब करेक्ट है। लाला लाजपत राय, सात के बाद भी उनका कंट्रीब्यूशन है, उसके पहले भी उनका कंट्रीब्यूशन है। नरमदलियों पे भी यदि हम रख दें, कोई भी नेता का नाम रख दें यहाँ पे, ठीक है, तो उनके बारे में आप 15-20 लाइन बहुत आसानी से आप कॉन्सेप्चुअली तैयार कर सकते हैं। तो एक दो शुरू में हमने बताया था कैसे करना है, एक अभी फिर बता रहा हूँ मैं आपको। विपिन चंद्र पाल आप बहुत नहीं जानते हैं, आप बहुत नहीं पढ़ेंगे उनके बारे में। भाई उनकी भूमिका बताइए, योगदान बताइए, तो आप इतने पर्सनालिटी है ना, हम जिस तरीके से फॉलो नहीं कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट बना के आगे बढ़ा जाता है। भाई ये कॉन्सेप्ट हो गया, इसमें 20-25 जो है निकल जाएंगे साथ साथ। ठीक है, तब चीज़ें सरल होती है जा करके इतिहास में। अदरवाइज एक एक के फॉलो फॉलो करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप फैक्चुअल फैक्चुअल जानकारी तो आपको धीरे धीरे बढ़ती जा रही है आपके पास, है ना, याद है ना सभी को, है ना। 1853 का अधिनियम याद सभी को, 1853 का चार्टर है, कौन बता सकता है आप में से? अच्छा, नाम सुना हुआ है ना। ठीक है, अचानक से हमने पूछ लिया वैसे। ठीक है, याद है, सच बताइएगा, घबराना नहीं है। देखो मैं क्यों अभी ऐसे अचानक नहीं पूछा मैं। हमने पीटी के 4 स्टेज बताए थे आपको, याद है। हमने कहा जो है वो याद रहता है तो काम वैसे ही बहुत आसान हो जाता है। बार बार इतना पढ़ो कि तंग आ जाओ कॉपी को देख कर कि क्या पढ़ना है एक ही चीज को। ठीक है, ये आपकी, हमने तब शुरू में ही भी कहा 70% टारगेट हम लेकर के चल रहे हैं। बहुत रेशनली बता रहा हूँ, मन में तो रहता है कि 100 आ जाए, ऐसा नहीं कि मैं 70 सोचता हूँ, मैं भी सोचता हूँ कि 100 आ जाए, बट हिस्ट्री का नेचर ऐसा है कि बहुत कुछ करना होता है इसमें। मेंस के लिए मैं 100% श्योर रहता हूँ कि बताने समझाने के बाद आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। यदि आपने ठीक से कर लिया है तो मैं नहीं मान के चलता चलता हूँ कि कोई हिंदुस्तान में दूसरा अटेम्प्ट कर पाएगा इसको, कोई भी नहीं प्रतियोगिता में। छूटेगा तो सबका छूटेगा, जितने स्टूडेंट है सबका उस लेवल पे, जो कि इसमें कॉन्सेप्ट का स्कोप होता है। इसमें पूरी गारंटी होती है कि 100 पे पीटी करेंगे आप। ऑब्जेक्टिव में भी जो है अच्छा तभी करेंगे आप, डायरेक्ट सवाल कभी नहीं होता है, जो है सो याद होना चाहिए। ये धारणा मत रखिएगा कभी भी कि जैसे एक धारणा है कि पहले पीटी के पहले पढ़ा जाता है। पहले का सिलेबस डिफरेंट था, अभी भी विरासत में वही धारणा आ रही है। अब हमेशा सोचिएगा कि आपकी पूरी की पूरी तैयारी प्रीलिम्स के पहले पीटी और मेंस की 100% हो जाए, तभी आप पहली बार में इंटरव्यू कॉल या सिलेक्शन ले पाएंगे आप।
जैसे अभी पॉलिटी का हुआ, इकोनॉमी साथ चल रहा है, जो चल रहा है एटलीस्ट उसको बैठाते जाइए। तब क्या है कि आप मार्च अप्रैल में मेंस पढ़ेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। आप में से ज़्यादातर लोग फर्स्ट टाइमर ही होंगे जो एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, तो आप उसको टालिएगा नहीं, आप उसको क्रैम्प करते जाइए, बैठाते जाइए। आगे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? सजेशन मैंने क्या दिया है? सजेशन नंबर 1, कोशिश करिए निम्स के पहले पूरी तैयारी हो जाए। जो आपके पास है वो आपके पास लगे कि है, ठीक है? देखो काफ़ी चीज़ हो रहा है, आपका भी बढ़ता जा रहा है। ये 2 पार्ट हो गए हमारे। अब इसके बाद हमने बताया कि देखो ये घटना एक टर्निंग पॉइंट है। यदि आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस में विभाजन का क्या परिणाम हुआ, सिंपली आपसे सवाल पूछा जाए, ठीक है? एक पूछा जाए कि भाई अच्छा साथ में जो कांग्रेस में विभाजन हुआ इसका क्या परिणाम हुआ, ओपन है, कुछ भी नहीं कहा गया, ऐसे ही पूछ दिया गया। 50 शब्दों में मान लो इसको लिखना है कुछ हल्ले क्वेश्चंस के रूप में। जब भी परिणाम या प्रभाव पूछा जाता है तो 2 तरह से हमने बताया था आपको, या तो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक ऐसे प्रभावों की बात होगी, या फिर जो कौन कौन उसमें मेन एक्टर है, प्लेयर है। भाई नरम दल पे क्या प्रभाव हुआ, गरम दल पे क्या प्रभाव हुआ, सरकार पे क्या प्रभाव हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन पे क्या प्रभाव हुआ। बात समझ में आ रही है? फिर एक बार आपको हम पढ़ते पढ़ते उस अप्रोच को निकालते हैं, क्योंकि कब किस छोटी बात पे क्वेश्चंस क्रिएट करेंगे वो, तो कुछ तो सीधे सीधे आ जाते हैं, कुछ आपको प्लान करना होता है, ठीक है? तो जैसे आपको याद होगा जमींदारी बंदोबस्त में हमने जमींदारों पे क्या हुआ, किसानों पे क्या हुआ, ऐसे करके हमने बात। परिणाम या प्रभाव हिस्ट्री में कहीं भी पढ़ने का तरीका होता है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ये एक वे होता है। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि आप क्या, आपको बेटर लग रहा है आपको उसमें प्रेजेंट करने में। अब देखो इस विभाजन से राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव होगा? कमजोर होगा। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की एकता बाधित होगी, संगठन कमजोर होगा, ठीक है? तो एक जब इधर कमजोर होगा तो दूसरे को फायदा होगा, ठीक है? फिर देखोगे राष्ट्रीय आंदोलन पे इसी समय क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, क्रांतिकारी उग्र राष्ट्रवाद, गरम दल को लेकर चलना है, गरम दलीय उग्र राष्ट्रवाद पैरेलल यूज किया गया है। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद जैसे किताबों में बी एल ग्रोवर या बिपिन चंद्रा, पुराने जितने भी किताबें हैं ना, उसमें उन्होंने आतंकवादी शब्द यूज किया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार यूज करते थे। आपको गलती से भी वो यूज नहीं करना है, आपको क्रांतिकारी राष्ट्रवाद ही यूज करना है। अभी हम बात करने जा रहे हैं उसी टॉपिक। तो एक नई धारा देखेंगे बहुत तेजी से उभर करके सामने आएगी, ठीक है? सरकार बहुत राहत महसूस करेगी। राहत महसूस करेगी क्यों? क्योंकि आंदोलन इससे कमजोर और सरकार नेताओं को, ठीक है? और तो और इस विभाजन के साथ इसमें सरकार की भी एक भूमिका थी, और इससे सांप्रदायिक शक्तियां भी और मजबूत होगी। आगे आगे हम पढ़ेंगे जब 1909 का अधिनियम आएगा, अभी आप पढ़ेंगे, तो आगे की बहुत सारी घटनाएं जुड़ जाएंगी परिणाम में, ठीक है? कुछ हल्ले क्वेश्चंस के रूप में या कभी सेपरेट आ सकता है 150 शब्दों में। बताओ 1907 में विभाजन ने राष्ट्रीय आंदोलन की धारणा को किस प्रकार प्रभावित। तो बात से बात बनाना, बात से बात बनाना वो कला है। बेसिक इन्फॉर्मेशन रखिए।